फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वर्डिक्ट एंड व्यूज। आज हम समझेंगे जनरल एक्सेप्शंस जो हमारे क्रिमिनल लॉ में दिए गए हैं। और यह क्रिमिनल लॉ कौन सा है? द भारतीय न्याय संहिता 2023। भारतीय न्याय संहिता पहले हमारा आईपीसी हुआ करता था और इसके रिप्लेसमेंट में आईपीसी के रिप्लेसमेंट में भारतीय न्याय संहिता आया। अब हम समझते हैं जनरल एक्सेप्शंस होते क्या हैं। ये बेसिकली नेगेटिव मेंसरिया होते हैं। मेंसरिया, जब हमने ऑफेंसेस के एसेंशियल्स पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि चार एसेंशियल्स होते हैं ऑफेंसेस के। पहला ह्यूमन बीइंग, दूसरा मेंस रिया, तीसरा एक्टस रिया और फोर्थ इज इंजरी। ठीक है। मेंस रिया हमने पढ़ा था कि दो तरीके के होते हैं, पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अगर हम बात करें पॉजिटिव मेंस रिया की, तो पॉजिटिव मेंस रिया हर एक ऑफेंस के साथ स्पेसिफिक मेंस रिया दिया होता है। जैसे डिसऑनेस्टली हो गया, फ्रॉडुलेंटली हो गया, इंटेंशन, नॉलेज, ये सारी स्पेसिफिक मेंस रिया होते हैं। ऑफेंसेस में हमें बताया जाता है कि बेसिकली कौन सा मेंसरिया रिक्वायर्ड है एक पर्टिकुलर ऑफेंस को एस्टैब्लिश करने के लिए। इफ वी टॉक अबाउट नेगेटिव मेंसरिया, तो वो है हमारे जनरल एक्सेप्शंस। कैसे? किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने ऑफेंस किया, हो सकता है उसका मेंसरिया हो। अगर हम एग्जांपल ले एक बच्चे का कि एक 7 साल से कम की उम्र के बच्चे ने मर्डर किया, वहां पर उसका इंटेंशन था मर्डर करने का। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि उसके पास इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी कि उसको अपने एक्ट का नेचर समझ आ रहा था, लेकिन वह बच्चा जो है जनरल एक्सेप्शंस में फॉल कर गया। तो यहाँ पर उसका जो मेंसरिया है वो नेगेटिव मेंसरिया हो गया, उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल लाइबिलिटी इम्पोज नहीं करी जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि जनरल एक्सेप्शंस हमारे दिए गए हैं चैप्टर 3 में ऑफ भारतीय न्याय संहिता। ये चैप्टर्स की जो रैंकिंग होती है इंपॉर्टेंट होती है प्री के पर्पज से। जनरल एक्सेप्शंस जो हमारे बीएनएस में दिए गए हैं उनको हमें रेड विद करना है। सेक्शन 3 क्लॉज 1 ऑफ बीएनएस इटसेल्फ। इसमें क्या बोला गया है? थ्रू आउट दिस संहिता एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, every penal provision, every illustration of every such definition or penal provision shall be understood subject to the exceptions contained in the chapter entitled General Exceptions, though those exceptions are not repeated in such definition, penal provision and illustration. सिंपल सी चीज यह बोली गई है कि जितनी भी डेफिनेशन संहिता में दी गई हैं, दैट इज बीएनएस में जितनी भी डेफिनेशन दी गई हैं, जितने भी पीनल प्रोविजंस हैं या उनके साथ जितनी भी इलस्ट्रेशंस हैं, मतलब एवरी डेफिनेशन, पीनल प्रोविजन या इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन किसके साथ दी गई है? पीनल प्रोविजन और डेफिनेशन के साथ। उन सारी चीजों को हमें किसके साथ पढ़ना है? जनरल एक्सेप्शंस के साथ। बेसिकली जनरल एक्सेप्शंस का एक पर्टिकुलर चैप्टर दे दिया है, दैट इज चैप्टर 3। तो जनरल एक्सेप्शंस को हर एक पर्टिकुलर डेफिनेशन, पीनल प्रोविजन या इलस्ट्रेशन के साथ अलग से नहीं डाला गया है। तो इन जनरल एक्सेप्शंस को हमें रेड विद करना है हर एक डेफिनेशन के साथ, हर एक पीनल प्रोविजंस के साथ और हर एक इलस्ट्रेशन के साथ। अब हम इसकी इलस्ट्रेशन समझ लेते हैं। दिस सेक्शन इन दिस संहिता which contains definition of offences do not express that a child under 7 years of age cannot commit such offense। अगर हम मैन और वुमेन की डेफिनेशन पढ़ते हैं हमारी डेफिनेशन क्लॉज में, तो वहां पर दिया गया है मैन ऑफ एनी एज एंड वुमेन ऑफ एनी एज। वहां पर कोई एज स्पेसिफाई नहीं करी है। लेकिन अगर हम जनरल एक्सेप्शंस पढ़े तो वहां पर यह चीज बताई गई है कि एक चाइल्ड जिसकी उम्र 7 साल से कम है वो एक ऑफेंस नहीं कमिट कर सकता। ठीक है। तो ये जनरल एक्सेप्शंस हमें बाकी सारे ऑफेंसेस के साथ पढ़ने हैं। तो चाहे एक बच्चा 7 साल से कम की उम्र वाला बच्चा मर्डर कर दे, कुछ भी ऑफेंस कर देता है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, तो उसके ऊपर कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी इम्पोज नहीं करी जाएगी। अब हम बी इलस्ट्रेशन देखते हैं। पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट एप्रीहेंड जेड हु हैज कमिटेड मर्डर। एक पुलिस ऑफिसर ने एक पर्सन को अरेस्ट करा बिना वारंट के, जिसका नेम है जेड। Here A is not guilty of the offense of wrongful confinement। अब जो पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट करा है पर्सन को, वो wrongful confinement के लिए गिल्टी नहीं है। क्यों? Because the person was bound to by law to apprehend Z। क्योंकि उस पर्सन ने मर्डर किया है, तो इस केस में पुलिस ऑफिसर के पास राइट है कि वो विदाउट वारंट जेड को अरेस्ट कर सकते हैं। एंड ही वॉज बाउंड बाय लॉ टू एप्रीहेंड जेड, and therefore the case falls within the general exceptions which provide that nothing is an offense which is done by a person
who is bound by law to do it। तो ये इसीलिए केस जो है हमारा फॉल करता है जनरल एक्सेप्शंस में, क्योंकि यहाँ पर पुलिस ऑफिसर बाउंड था उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, तो उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल लाइबिलिटी इम्पोज नहीं करी जाएगी। नेक्स्ट है जनरल एक्सेप्शन टू बी रेड विद सेक्शन 108 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम इज बेसिकली इंडियन एविडेंस एक्ट की बात कर रहे हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम पहले इंडियन एविडेंस एक्ट था। अगर हम बात करें भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, तो उसमें सेक्शन 108 और इंडियन एविडेंस एक्ट में था हमारा सेक्शन 105। यह दोनों सेक्शंस बात करते हैं when a person is accused of any offense, the burden of proving the existence of circumstances bringing the case within any of the general exceptions in the Bharatiya Nyaya Sanhita or within any special exception or proviso contained in any part of this Sanhita and in any law defining the offences upon him, and the court shall presume the absence of such circumstances। अब देखो, एक पर्टिकुलर पर्सन केस फाइल करता है। अब जो अक्यूज्ड है, अगर वह ये क्लेम कर रहा है कि उसका केस किसी ना किसी जनरल एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है, वो जनरल एक्सेप्शन कोई भी हो सकता है कि उसको इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेट किया था, मे बी वो अनसाउंड माइंड का पर्सन था, या उसने प्राइवेट डिफेंस में ऑफेंस किया है। तो अगर ऑफेंस ये क्लेम कर रहा है कि उसका जो केस है वो फॉल कर रहा है किसी ना किसी जनरल एक्सेप्शंस में, और जनरल एक्सेप्शंस हमारे दिए गए हैं भारतीय न्याय संहिता में, ठीक है, तो उस केस में जो बर्डन होगा प्रूव करने का उस फैक्ट को, वो होगा अक्यूज के ऊपर। तो अगर अक्यूज चाहता है कि कोर्ट बिलीव करे कि उसका केस जनरल एक्सेप्शंस में फॉल कर रहा है, तो उसको प्रूव करने का बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा? दैट इज ऑन द अक्यूज्ड ओनली। ठीक है, इलस्ट्रेशन देखते हैं। A accused of murder alleges that by reason of unsoundness of mind he did not know the nature of the act, the burden of proof is on A। ए एक पर्सन है जिसके ऊपर एक्विजिशंस लगे हैं कि उसने मर्डर किया है, लेकिन ए ये बोल रहा है कि जिस टाइम मर्डर हुआ उस टाइम वह अनसाउंड माइंड का था, तो यह जनरल एक्सेप्शन है हमारा। तो उसने यह क्लेम किया है कि उसको नहीं समझ आ रहा था कि उसके एक्ट का नेचर क्या है। तो यहाँ पर ये प्रूव करना कि जिस टाइम मर्डर हो रहा था ए अनसाउंड माइंड का था, ये बर्डन होगा ए के ऊपर। बी इलस्ट्रेशन बोलता है ए accused of murder alleges that by grave and sudden provocation he was deprived of the power of self control, the burden of proof is on A। ए accused है मर्डर का, और वो एलेज कर रहा है कि उसको ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन की वजह से उसने अपना सेल्फ कंट्रोल खो दिया और उसकी वजह से उससे मर्डर हो गया। तो यहाँ पर अब ये जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है ना, ये प्रूव कौन करेगा? ये प्रूव करेगा ए, क्योंकि ए यह बात एलेज कर रहा है कोर्ट के सामने और चाह रहा है कि कोर्ट इस बात पर बिलीव करे। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा? ए के ऊपर होगा। Section 117 of Bharatiya Nyaya Sanhita provides that whoever, except in the case provided in Section 122 or subsection 2, voluntarily causes grievous hurt shall be subject to certain punishment. A is charged with voluntarily causing grievous hurt under Section 117. The burden of proving the circumstances bringing the case under subsection 2 of Section 122 lies on A। बेसिकली यहाँ पर ये बोला गया है कि सेक्शन 117 जो है भारतीय न्याय संहिता का, वह यह बोलता है कि कोई भी अगर पर्सन है जिसने ग्रीवियस हर्ट किया है, वॉलंटरी कॉज कर दिया है ग्रीवियस हर्ट, ठीक है, तो उसको कुछ पनिशमेंट मिलेगी। अब ए जो चाहता है कि कोर्ट बिलीव करे कि उसका केस फॉल कर रहा है सेक्शन 122 क्लॉज 2 में, ठीक है, तो उस केस में बेसिकली यहाँ पर 122 क्लॉज 2 भी हमारा क्या बात करता है? ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की बात करता है। तो उस केस में ए जो है उसको प्रूव करना पड़ेगा कि उसका जो केस है या उसके सर्कमस्टांसेस लाई कर रहे हैं सेक्शन 122 क्लॉज 2 में, ठीक है। अब हम देखते हैं जनरल एक्सेप्शन। ये मैंने एक आपको टेबल फॉर्म बना के, चार्ट फॉर्म में बना के दे दिया है सिंप्लीफाइड वे में। अगर हम बात करें मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट ऑफ लॉ, कोर्ट कंसिडर करता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड लॉ की मिस्टेक कोर्ट नहीं कंसिडर करता। वो हमारा दिया गया है सेक्शन 14 एंड 17 में। जस्टिफिएबल एक्ट, जजेस के एक्ट और जो जजेस के ऑर्डर पे एक्ट कर रहे हैं उन लोगों के एक्ट को जनरल एक्सेप्शंस में डाला गया है सेक्शन 15 एंड 16 में। एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून हमारा जनरल एक्सेप्शन है सेक्शन 18 में। नेसेसिटी,
कि एक बड़े हार्म को बचाने के लिए छोटा हार्म कॉज करना इज नेसेसिटी, ये हमारा सेक्शन 19 में है। इनफेंसी, मैंने आपको बताया था ना कि एक बच्चा जो 7 साल से कम की उम्र का है, उस बच्चे का अगर वो ऑफेंस कर देता है तो वो जनरल एक्सेप्शन में फॉल करेगा, ये हमारा सेक्शन 20 एंड 21 में दिया गया है। अनसाउंड माइंड, अनसाउंडनेस की वजह से अगर कोई एक इंसान ऑफेंस कर देता है, उसको अपना नेचर नहीं समझ आ रहा है एक्ट का, तो वो सेक्शन 22 में एक जनरल एक्सेप्शन है। इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन दो तरीके के दिए गए हैं, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। बेसिकली दिस इज इनवॉलेंट्री एंड दिस इज वॉलेंट्री, दो तरीके के इंटॉक्सिकेशन दिए गए हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। देन वी हैव कंसेंट, कि एक पर्सन के हार्म को बचाने के लिए, मतलब एक पर्सन को बचाने के लिए अगर कोई कंसेंट देता है या फिर खुद से कोई कंसेंट देता है किसी भी हार्म को लेने के लिए, तो वह पर्सन, तो वह जनरल एक्सेप्शंस में फॉल करेगा। ये 26 to 30 में दिया गया है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन जो गुड फेथ में करी जाती है वो जनरल एक्सेप्शंस में है सेक्शन 31 में। कम्युनिकेशन बेसिकली डॉक्टर्स कर देते हैं ना, कि किसी एक पर्सन को डिजीज की कम्युनिकेशन कर दी, किसी का रिलेटिव की डेथ हो गई उसकी कम्युनिकेशन कर दी, तो ये है डॉक्टर्स को क्रिमिनल लाइबिलिटी से बचाने के लिए, बिकॉज डॉक्टर्स वो कम्युनिकेशन गुड फेथ में कर रहे हैं। ड्यूरेस, जबरदस्ती किसी से कुछ काम करवाना, ये सेक्शन 32 में है। देन वी हैव ट्रिफलिंग एक्ट्स, ट्रिफलिंग एक्ट्स में हमारा आता है छोटे मोटे एक्ट्स जो कोई इंसान कर देता है, जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं तो किसी से लोगों की छोटी मोटी अनबन चलती रहती है, तो वो सेक्शन 33 में है। और फिर हम बात करें प्राइवेट डिफेंस की, तो प्राइवेट डिफेंस हमारा आता है सेक्शन 34 एंड 245 में। इस लेक्चर में हम ट्रिपलिंग एक्ट तक पढ़ेंगे। प्राइवेट डिफेंस के लिए मैं दूसरी वीडियो लेकर आऊंगी, तो उसके लिए आप नेक्स्ट लेक्चर देखिएगा। अब हम समझते हैं अपने जनरल एक्सेप्शन। सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 14। सेक्शन 14 बोलता है एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ। सेक्शन 14 में एक ऐसा एक्ट कर रहा है एक पर्सन, और वो बिलीव कर रहा है खुद को कि वो बाउंड है बाय लॉ टू डू दैट पर्टिकुलर एक्ट। Nothing is an offense which is done by a person who is or who by reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believes himself to be bound by law to do it. कोई भी एक ऐसा एक्ट ऑफेंस नहीं माना जाएगा जो एक पर्सन कर रहा है मिस्टेक ऑफ फैक्ट में, ठीक है, एंड नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सेप्शन, और वह पर्सन बिलीव कर रहा है कि वह गुड फेथ में यह एक्ट कर रहा है, तो इस केस में उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं इम्पोज करी जाएगी। एक सोल्जर है, वो फायर करता है एक मॉब के ऊपर बाय द ऑर्डर ऑफ ए सुपीरियर ऑफिसर। एक सोल्जर है, उसके सुपीरियर ऑफिसर ने उसको ऑर्डर दिया कि उसको एक मॉब पर फायर करना है इन कंफर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ लॉ। अब यहाँ पर उसको अपने सुपीरियर ऑफिसर का ऑर्डर मानना है, तो उन्होंने फायर कर दिया मॉब पर। तो यहाँ पर ए के ऊपर कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं इम्पोज करेगी, उन्होंने कोई ऑफेंस नहीं किया है क्योंकि उन्होंने ऑर्डर माना है अपने सुपीरियर ऑफिसर का, बिकॉज हियर ही वाज, उन्होंने बिलीव करा गुड फेथ में कि वो बाउंड है बाय लॉ टू डू इट। अब हम देखते हैं बी इलस्ट्रेशन। ए एक ऑफिसर है एक कोर्ट के, being ordered by court to arrest Y and after due inquiry believing Z to be Y arrest Z. A has committed no offense. एक ऑफिसर हैं कोर्ट के और उनको कोर्ट ने ऑर्डर करा वाई को अरेस्ट करने के लिए। अब ए ने फुल इंक्वायरी करी एंड उनको लगा कि जेड जो है वो वाई है, और उन्होंने जेड को अरेस्ट कर लिया। अब यहाँ पर उन्होंने कोई ऑफेंस नहीं करा है, बिकॉज जो उनका एक्ट किया है उन्होंने वो गुड फेथ में किया है, एक्ट जो है उनका गुड फेथ है। उनको लगा कि जेड ही वाई है और उन्होंने कंप्लीट इंक्वायरी करी, तो यहाँ पर उन्होंने कोई ऑफेंस नहीं किया है। अगर हम बात करें सेक्शन 70, नॉट 76, 76 आईपीसी में था, अगर हम बात करें सेक्शन 14, तो इस पर एक मैगजीम है, ignorantia facet dot exequat, ignorantia juris non exequat. Ignorance of fact is an excuse but ignorance of law is no excuse. मतलब अगर एक इंसान ने बिलीव करा है कि वो बाउंड है बाय लॉ और वो फैक्ट, मतलब मिस्टेक ऑफ फैक्ट उससे हो जाता है, तो यह एक एक्सक्यूज माना जाएगा और वो जनरल एक्सेप्शंस में फॉल करेगा, लेकिन इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। यहाँ पर हम केस लॉ देखते हैं, दिस इज अ लैंडमार्क जजमेंट, मेंसिया का लैंडमार्क जजमेंट है, आर वर्सेस प्रिंस 1875 का जजमेंट है। अ मैन टुक अ गर्ल अंडर 16 बिलीविंग शी वाज older. The court held that mistake of fact must be reasonable टू बी एक्सक्यूज। बेसिकली इस केस में क्या हुआ था, एक लड़का था,
उसने वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया था। ठीक है, तो अब जो लड़की के फादर थे उन्होंने कंप्लेन करी, तो लड़के ने एक्सक्यूज लिया कि उसको लड़की की एज नहीं पता थी और उसको लगा कि शी इज ओल्डर। तो यहाँ पर 16 जजेस बेंच थी, आउट ऑफ 16 जजेस 15 जजेस ने इसको गिल्टी बोला, क्योंकि यहाँ पर जो उसका मिस्टेक था दैट वाज ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ फैक्ट। तो कोर्ट ने बोला कि ये कोई रीजनेबल मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं है, तो इसीलिए इसको गिल्टी माना गया था ऑफ। तो अब हम देखेंगे हमारा सेक्शन 15 एंड सेक्शन 16। सेक्शन 15 एंड 16 बात करता है लीगल प्रोटेक्शन जो दी गई है हमारे जजेस को और उन ऑफिसर्स को जो कोर्ट के ऑर्डर्स पर वर्क कर रहे हैं। पहला है सेक्शन 15। सेक्शन 15 प्रोटेक्ट करता है जजेस के एक्ट को जो जुडिशियली एक्ट कर रहे हैं। एंड सेक्शन 18 उन एक्ट्स को प्रोटेक्ट करता है या उन लोगों को प्रोटेक्ट करता है जो कोर्ट के जजमेंट या ऑर्डर पर एक्ट कर रहे हैं। पहले हम समझते हैं सेक्शन 15। नथिंग इज एन ऑफेंस which is done by a judge when acting judicially in the exercise of any power which is or which in good faith he believes to be given to him by law। मतलब कोई भी एक ऐसा एक्ट ऑफेंस नहीं माना जाएगा जो एक जज ने किया है जब वो जुडिशियली एक्ट कर रहे थे और अपनी पावर को एक्सरसाइज कर रहे थे, और वह पावर उनको किसने दी है? लॉ ने दी है। वह पावर जो जजेस एक्सरसाइज कर रहे हैं यहाँ पर और जुडिशियली एक्ट कर रहे हैं, वह पावर उनको किसने दी है? लॉ ने दी है। एंड दे आर एक्सरसाइजिंग दोज पावर इन गुड फेथ। तो कोई भी एक्ट अगर जजेस करते हैं तो उनके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं करी जाएगी। इफ वी हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अ जज wrongfully convicts a person due to a legal misunderstanding but does so in good faith, he is not guilty। एक जज ने wrongfully कन्विक्ट कर दिया एक पर्सन को किसी लीगल मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, तो यहाँ पर उनके ऊपर कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं आएगी बिकॉज ही वॉज एक्टिंग इन गुड फेथ। वो लॉ के अंडर रहकर एक्ट कर रहे थे, तो ही इज नॉट गिल्टी। अब ऐसे बहुत सारे केसेस होते होंगे या फिर ऐसे बहुत सारी सर्कमस्टांसेस हो जाते होंगे जहां पर जजेस को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती होगी किसी चीज की वजह से। तो अब हर कोई बंदा जाकर उनके ऊपर केस कर देगा, तो जजेस को यहाँ पर इम्यूनिटी दी गई है, उनको प्रोटेक्शन दी गई है बिकॉज वट एवर दे आर डूइंग इन गुड फेथ एंड दीज पावर्स आर गिवन टू देम बाय लॉ। तो वो अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर लॉ के अंडर रहकर ही एक्ट कर रहे हैं, तो उनके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी इम्पोज नहीं होगी। केस लॉ है यहाँ पर एंडरसन वर्सेस गोरी। जजेस कैन नॉट बी स्यूड फॉर जुडिशियल एक्ट्स डन इन गुड फेथ। यहीं पर ही सेम बात बोली गई है कि जजेस को स्यू नहीं किया जाएगा जुडिशियल एक्ट्स के लिए जो उन्होंने गुड फेथ में किए हैं। अब सेक्शन 16। सेक्शन 16 में बोला गया है नथिंग विच इज डन इन परजुएंस ऑफ और विच इज वारंटेड बाय द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट इफ डन वाइल सच जजमेंट और ऑर्डर रिमेन्स इन फोर्स इज एन ऑफेंस। मतलब कोई भी एक एक्ट किसी पर्सन ने करा है और वह पर्सन ने वह एक्ट करा है किसी कोर्ट के जजमेंट या ऑर्डर के बेसिस पर, तो वो एक ऑफेंस नहीं माना जाएगा। नॉटविथस्टैंडिंग द कोर्ट में हैव नो आइडिया जुरिस्डिक्शन टू पास सच जजमेंट और ऑर्डर प्रोवाइडेड द पर्सन डूइंग द एक्ट इन गुड फेथ बिलीव्स द कोर्ट हैड सच जुरिस्डिक्शन। ऐसा हो सकता है कि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन ना हो और कोर्ट ने कुछ एक इंसान को कोई एक ऑर्डर दे दिया है पर्टिकुलर एक्ट करने के लिए। अब जो पर्सन एक्ट कर रहा है वो बिलीव कर रहा है ये है कि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन थी, तो यहाँ पर वो गुड फेथ में एक्ट कर रहा है। अगर हम एग्जांपल लें जेलर का, जेलर को या फिर जेलर को किसी एक पर्सन को बोला गया जेल में डालने के लिए। अब यहाँ पर हो सकता है जिस कोर्ट ने कन्विक्ट करा है उनके पास जुरिस्डिक्शन ना हो, बट जो जेलर है वो यह बिलीव कर रहा है, तो यहाँ पर जेलर को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए उनको ऑफेंस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, मतलब उनके ऊपर ऑफेंस के चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे क्योंकि उन्होंने कोर्ट का ऑर्डर फॉलो करा एंड ही डिड दैट एक्ट इन गुड फेथ। उनको लग रहा था कि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है, तो उस पर्सन के ऊपर कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं होगी। अब हम देखते हैं सेक्शन 17। एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ। अगर हम देखें सेक्शन 14 तो यहाँ पर क्या था? बाउंड था,
और हम देखें सेक्शन 17 तो वहां पर जस्टिफाइड है, बट दोनों में जो मिस्टेक है फैक्ट की एंड नॉट ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट ही हमारा एक्सक्यूज है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट कभी भी एक एक्सक्यूज नहीं माना जाएगा। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ or who by reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believes himself to be justified by law in doing it। कोई भी चीज एक ऑफेंस नहीं है जो करी गई है एक पर्सन के द्वारा जो जस्टिफाइड है बाय लॉ एंड हु बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। यहाँ पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट है एंड मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं है, और वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी कब करी गई है, गुड फेथ में करी गई है, ये सोचते हुए कि ही वॉज जस्टिफाइड बाय लॉ इन डूइंग दैट पर्टिकुलर एक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, ए सी जेड कमिट्स what appears to A to be murder. A, in the exercise to the best of his judgment, exerted in good faith of the power which the law gives to all person of apprehending murders in the fact seizes Z, in order to bring Z to the proper authorities, A had committed no offense, though it may turn out that Z was acting in self defense। एक पर्सन है, उसको ऐसा दिखा कि जेड जो है वो मर्डर कर रहा है, ठीक है। ए ने अपनी बेस्ट पावर लगा के, मतलब उसने जो भी जजमेंट वहां पर लिया, एग्जर्ट किया गुड फेथ में, अपनी लॉफुल पावर्स लगाकर पर्सन को अप्रीहेंड कर लिया, अरेस्ट कर लिया और उसको प्रॉपर अथॉरिटी के पास ले गया। बाद में यह पता लगा कि जेड जो है वो सेल्फ डिफेंस में एक्ट कर रहा था, तो यहाँ पर ए जो है उसको ऊपर कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं लगेगी, बिकॉज ही वॉज जस्टिफाइड बाय लॉ हियर। यहाँ पर उसका मिस्टेक ऑफ फैक्ट है और जो भी वो एक्ट कर रहा था वो गुड फेथ में कर रहा था, तो ए के ऊपर कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी इम्पोज नहीं होगी। अब हम बात करते हैं सेक्शन 18 की। सेक्शन 18 हमारा बात करता है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। Nothing is an offense which is done by accident or misfortune and without any criminal intention or knowledge in doing of a lawful act in a lawful manner by lawful means with proper care and caution। कोई भी एक एक्ट ऑफेंस नहीं माना जाएगा अगर वह एक्ट किया गया है इन सब एसेंशियल्स के साथ। पहला तो कि वह एक्ट एक्सीडेंट माना जाएगा, मिसफॉर्च्यून मानेंगे हम उसको, अगर वह एक्ट किया गया है विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज, मतलब कोई गिल्टी मेंस नहीं था, ठीक है, कोई भी इंटेंशन नहीं था क्रिमिनल नेचर का, कोई भी नॉलेज नहीं थी, और वह जो एक्ट करा है वह एक लॉफुल एक्ट है, लॉफुल मैनर में किया गया है और लॉफुल मीन्स से किया गया है। एक्ट भी लॉफुल है, लॉफुल तरीके से किया गया और मीन्स जो लिया था उस एक्ट को करने का वह भी लॉफुल है। एंड सेकेंड चीज क्या इंपॉर्टेंट है, एंड दिया है, तो दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। विद द प्रॉपर केयर एंड कॉशन, मतलब यहाँ पर जो पर्सन है उसने कोई नेग्लिजेंस नहीं करा है, प्रॉपर केयर और कॉशन के साथ वो पर्टिकुलर एक्ट किया गया है। ये भी एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि एक्सीडेंट में ऐसे पूछ लेते प्रॉपर केयर एंड अटेंशन है या प्रॉपर केयर एंड कॉशन है, क्या है, तो ये एमसीक्यू से पर्पज से इंपॉर्टेंट है। इलस्ट्रेशन, ए इज एट वर्क विद हैचेट, द हेड फ्लाइज ऑफ एंड किल्स अ मैन हु इज स्टैंडिंग बाय। ए काम कर रहा है, here if there was no want of proper caution on the part of A, his act is excusable and not an offense। तो वो जो हैचेट है वो उड़ के किसी के सर पर गिर गया और उस इंसान की डेथ हो गई। अगर यहाँ पर प्रूव हो जाता है कि ए के पार्ट पर कोई भी प्रॉपर कॉशन या फिर केयर, उसने कंप्लीट कॉशन और केयर के साथ वर्क किया है, तो यहाँ पर उसका जो एक्ट है वो एक्सक्यूजेबल है और ऑफेंस नहीं माना जाएगा, इट विल बी कंसिडर एज एन एक्सीडेंट। अब हम देखते हैं आगे, हाँ, सेक्शन 19। सेक्शन 19 बात करता है एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट विदाउट क्रिमिनल इंटेंट टू प्रिवेंट अदर हार्म। मतलब एक्ट किया गया है उससे हार्म हो सकता है, बट किसी बड़े हार्म को प्रिवेंट करने के लिए छोटा हार्म किया गया है और कोई उसमें क्रिमिनल इंटेंट नहीं है। नथिंग इज एन ऑफेंस merely by reason of its being done with the knowledge that it is likely to cause harm, if it be done without any criminal intention to cause harm and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to person or property।
कोई भी एक एक्ट ऑफेंस नहीं माना जाएगा सिर्फ इसीलिए कि उस इंसान को नॉलेज थी। यहाँ पर नॉलेज है उस पर्टिकुलर पर्सन को कि इससे हार्म हो सकता है, कि जो एक इंसान हार्म कर रहा है उसको नॉलेज है कि इस पर्टिकुलर ऑफेंस से या इस पर्टिकुलर एक्ट से ऑफेंस, सॉरी नॉट ऑफेंस, हार्म हो सकता है। अगर वह एक्ट किया गया है बिना क्रिमिनल इंटेंशन के, कि उसमें कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था हार्म कॉज करने का, गुड फेथ में, और वो पर्पस क्या था उस एक्ट को करने का, प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म टू पर्सन और प्रॉपर्टी, एक बड़े हार्म को बचाने के लिए छोटा हार्म किया गया है। वहां पर नॉलेज थी कि इससे हार्म हो सकता है, लेकिन क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था और गुड फेथ में वो एक्ट करा था, और गुड फेथ के साथ साथ एक बड़े हार्म को बचाने के लिए किया गया था। एक्सप्लेनेशन बोलता है, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन सच अ केस वेदर द हार्म टू बी प्रिवेंटेड or avoided was of such a nature and so imminent as to justify or excuse the risk of doing the act with the knowledge that it was likely to cause harm. यह बोला गया है कि ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है कि क्या एक हार्म जो है वो प्रिवेंट करा गया था या अवॉइड करा गया था, वो इस नेचर का था या इतना इमिनेंटली डेंजरस था कि जरूरी था उसको करना। तो अब हम समझते हैं इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन में एक एग्जांपल दिया है, ए द कैप्टन ऑफ द वेसल, A. The captain of a vessel suddenly and without any fault of negligence on his part. A जो है वो कैप्टन है वेसल के, एकदम से और उनके पार्ट पर कोई नेग्लिजेंस नहीं था, फॉल्ट नहीं था। फाइंड हिमसेल्फ इन सच अ पोजिशन दैट बिफोर ही कैन स्टॉप हिज वेसल, कि इससे पहले वो अपनी वेसल रोके, ही मस्ट इनएविटेबली रन डाउन ऑन बोट बी, वो उनकी जो वेसल है वो बोट बी के ऊपर चढ़ सकती है जिसमें 20 और 30 पैसेंजर्स हैं। Unless he changes the course his vessel and that may changes his course, he must incur risk of running down a boat with the 2 passengers on board. और अगर वो अपना वेसल का जो रूट है वो कोर्स है चेंज करते हैं, तो उनकी जो वेसल है वो 2 लोग जो एक बोट में है उस पर चढ़ सकती है, which he may possibly clear. तो अब यहाँ पर क्या है, 2 सिचुएशन है कैप्टन के पास कि अगर वो अपना बोट को रोकते हैं तो एक 20 से 30 पैसेंजर्स की जो बोट है उसके ऊपर उनका वेसल चढ़ जाएगा, एंड इफ वो अपना कोर्स चेंज करते हैं तो 2 लोगों की एक बोट है उसके ऊपर चढ़ जाएगा। तो यहाँ पर एक बड़े हार्म को प्रिवेंट करने के लिए, दैट इज 20 से 30 लोगों की जान बचाने के लिए, जो 2 लोगों की जान है उसको यहाँ पर एक और कर सकते हैं, मतलब उनको अपना वेसल चेंज करके वो 2 लोगों की लाइफ को रिस्क में डाल सकते हैं इंस्टेड ऑफ रिस्किंग द लाइफ ऑफ 20 और 30 पैसेंजर्स। तो इसीलिए बड़े हार्म को बचाने के लिए, और दो यहाँ पर जो एक्ट उन्होंने किया वो किया गुड फेथ में, एक बड़े हार्म को प्रिवेंट करने के लिए, उनके पार्ट पर कोई फॉल्ट और नेग्लिजेंस नहीं था। और दूसरी चीज कि उनको नॉलेज थी कि उन 2 लोगों की जान जा सकती है, बट वॉट एवर ही डिड वॉज done by him in good faith. Second है example, A in a great fire pulls down houses in order to prevent the conflagration from spreading. He does this with the intention of good faith of saving human life or property. Here, if it found that the harm to be prevented is of such a nature and so imminent to excuse A's act, A is not guilty of the offense. मतलब A ने फायर रोकने के लिए 2 घर गिरा दिए ताकि आग और फैले ना। तो यहाँ पर अगर ये प्रूफ हो जाता है कि यह एक्ट किया गया था गुड फेथ में और बड़े डेंजर को बचाने के लिए, और इतना इमिनेंट या फिर उस एक्ट का नेचर इतना डेंजरस था कि वह एक्ट करना जरूरी था, तो ये नेसेसिटी का केस हो गया। तो इस केस में ए के ऊपर कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं होगी। इस नेसेसिटी का एक लैंडमार्क जजमेंट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आर वर्सेस डूडले एंड स्टीफनसंस 1884 का केस है। Here two men killed and ate a cabin boy to survive at sea. Necessity is not a defense for murder. बेसिकली 3 लोग एक शिप पर थे, तो वहां पर उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था एंड दे वर स्टार्विंग। तो उस केस में उन्होंने एक बंदे की डेथ कर दी और सरवाइव कर लिया खुद को, और बेसिकली उसको खा गए। तो वहां पर कोर्ट ने बोला कि नेसेसिटी में तुम किसी एक पर्सन की डेथ कॉज नहीं कर सकते, उसका मर्डर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इन लोगों को डिफेंस, जनरल एक्सेप्शंस का डिफेंस नहीं मिला था। अब नेक्स्ट है हमारा
बेसिकली लीगल इम्यूनिटी फॉर एक्ट्स ऑफ चिल्ड्रन, एज एंड मेच्योरिटी बेस्ड एक्सेम्पशंस। यहाँ पर बच्चों को एग्जेम्पशन दिया गया है, सेक्शन 20 एंड सेक्शन 21। सेक्शन 20 बात करता है act of a child under 7 years of age. Nothing is an offense which is done by a child under 7 years of age. जब भी एक ऑफेंस एक बच्चा करता है और वो उसकी एज 7 साल से कम है, तो उस केस में उस बच्चे के ऊपर कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी इम्पोज नहीं करी जाएगी। सेक्शन 21 बोलता है एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबव 7 years एंड अंडर 12 years ऑफ एज ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। अगर हम देखें 20 में, तो यहाँ पर हमारे पास एब्सोल्यूटली मतलब एक्सेप्शन दिया गया, एग्जम्पशन दिया है फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी की। 7 साल का बच्चा है, चाहे उसका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ हो नहीं हुआ हो, इट डज नॉट मैटर, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं इम्पोज करी जाएगी। बट इफ वी टॉक अबाउट सेक्शन, बेसिकली इसके ऊपर एक लीगल मैगजीम है, डॉली इन कैपेक्स, ठीक है। एंड सेक्शन 21 बात करता है एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबव 7 years, 7 years से ऊपर की एज के बच्चे और 12 साल से कम की एज के बच्चे जिनकी इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग है, तो उस केस में उनकी अंडरस्टैंडिंग देखी जाएगी कि क्या वह बच्चे का इतना अंडरस्टैंडिंग लेवल था कि वो समझ पाया अपने नेचर एक्ट के नेचर को या नहीं। Nothing is an offense which is done by a child above 7 years of age and under 12 years of age. तो बेसिकली यहाँ पर जो 20 में एज था वो 7 years तक लिमिट किया गया था, लेकिन इफ वी टॉक अबाउट 21, तो वहाँ पर एज ग्रुप दिया गया है 7 साल से 12 साल तक के बच्चों की बात करी गई है। हु हैज नॉट अटेन्ड सफिशिएंट मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू जज द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कंडक्ट ऑन दैट ओकेजन। कि एक पर्टिकुलर बच्चा जो एक्ट कर रहा है, अगर वह 7 साल से ज्यादा है और 12 साल से कम है उसकी उम्र, और वो सफिशिएंटली इतना मेच्योर नहीं हुआ है कि वो अंडरस्टैंड कर सके या जज कर सके जो एक्ट वो कर रहा है उसके नेचर को और कॉन्सिक्वेंसेस को, तो उस केस में उसके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं होगी। यह है यहाँ पर हमारी जो मैगजिम है वो डॉली कैपेक्स है, क्योंकि यहाँ पर हमें फैक्टर्स देखने हैं, अंडरस्टैंडिंग देखनी है बच्चे की, और यहाँ पर इन कैपेक्स से बेसिकली एब्सोल्यूट इम्यूनिटी मिली गई है। केस लॉ है मरी मुथु वर्सेस स्टेट 1989। A 10-year-old child killed someone, but the court checked if he understood the act. एक 10 साल से कम की उम्र के बच्चे ने या फिर 10 साल की उम्र के बच्चे ने किसी का मर्डर कर दिया, तो यहाँ पर कोर्ट देखेगा कि क्या उस पर्टिकुलर बच्चे के पास सफिशिएंट मेच्योरिटी थी उस पर्टिकुलर एक्ट के नेचर को अंडरस्टैंड करने की या उसके कॉन्सिक्वेंस को अंडरस्टैंड करने की। अब हम देखते हैं एग्जम्पशंस फॉर एक्ट्स कमिटेड बाय मेंटल इम्पेयरमेंट, बेसिकली अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एंड अंडर इंटॉक्सिकेशन। सेक्शन 22 बात करता है हमारा एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, कि एक पर्सन जो अनसाउंड माइंड का है उसने कोई एक्ट कर दिया, कोई ऑफेंस कर दिया। Nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it, by reason of unsoundness of mind, is incapable of knowing the nature of the act, or that he is doing what is either wrong or contrary to law. यहाँ पर बोला गया है कि कोई भी एक एक्ट ऑफेंस नहीं माना जाएगा अगर वो किया गया है एक पर्सन के द्वारा, और जब वह पर्सन वो एक्ट कर रहा था वो अनसाउंड माइंड का था एंड वो नहीं समझ पा रहा था अपने एक्ट के नेचर को, और या फिर जो भी वो एक्ट कर रहा है वो कॉन्ट्ररी है या रॉन्ग है लॉ के अकॉर्डिंग। इसका लैंडमार्क जजमेंट है डैनियल मैकनॉटन्स केस। मैकनॉटन्स केस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। Establish the McNaughton rule which says a person is not guilty if they cannot understand their actions, कि एक person guilty नहीं माना जाएगा if he is not capable of understanding the nature of his actions। तो हमें अगर हम बात करें सेक्शन 21 की और सेक्शन 22 की, तो हमें यही देखना है कि क्या एक पर्सन जो अनसाउंड माइंड का है या फिर एक बच्चा जिसकी एज 7 साल से ज़्यादा है और 12 साल से कम है, क्या वो इतना केपेबल है कि वो अंडरस्टैंड कर पा रहा है अपने एक्ट के नेचर को, या फिर जो भी वो कर रहा है वो कॉन्ट्ररी या रॉन्ग है एज पर लॉ। अब हम देखते हैं सेक्शन 23 और 24 हमारा बात करता है इंटॉक्सिकेशन के बारे में। सेक्शन 23 बात करता है एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल, कि एक पर्सन का एक्ट
उसने एक एक्ट किया, लेकिन उसने वो एक्ट करा इंटॉक्सिकेशन की वजह से, और वो जो पर्सन इंटॉक्सिकेटेड था वो उसकी विल के अगेंस्ट था, दैट इज इनवॉलेंट्रीली इंटॉक्सिकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो पर्सन खुद से उसने इंटॉक्सिकेट करा और जाकर किसी का मर्डर कर दिया और बाद में इंटॉक्सिकेशन का डिफेंस ले रहा है, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी पर्सन को इंटॉक्सिकेट करा उसकी विल के अगेंस्ट और तब जाकर उस पर्सन ने कोई ऐसा एक्ट कर दिया या ऑफेंस कर दिया कि उसके नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए उस टाइम पर वो इतना इनकेपेबल नहीं था, इनकेपेबल था। Nothing is an offense that is done by a person who at the time of doing it is by reason of intoxication incapable of knowing the nature of the act, or that he is doing what is either wrong or contrary to law. कोई भी एक एक्ट ऑफेंस नहीं माना जाएगा जो किया गया एक पर्सन के द्वारा, और जब वह कर रहा था वो क्या था, इंटॉक्सिकेटेड था। और इंटॉक्सिकेटेड उस पर्सन को होना ज़रूरी है कि जो इंटॉक्सिकेशन हुआ है या फिर जो उसको इंटॉक्सिकेट किया गया है वो उसकी बिना नॉलेज या उसकी विल के अगेंस्ट होना चाहिए, और उस इंटॉक्सिकेशन की वजह से वो पर्सन इनकेपेबल था ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, कि या फिर जो भी वह कर रहा है वो रॉन्ग है या कॉन्ट्ररी टू लॉ है, लॉ के अगेंस्ट है। अब हम बात करें 24 की, तो यहाँ पर वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन की बात करी गई है और यहाँ पर इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन की बात करी गई थी। Offense requiring a particular intent or knowledge committed by one who is intoxicated, मतलब एक ऑफेंस जिसमें एक पर्टिकुलर इंटेंट या नॉलेज की जरूरत है और वो किया गया एक पर्सन के द्वारा जो इंटॉक्सिकेटेड है। इन केसेस वेयर एन एक्ट डन इज नॉट ऑफेंस unless done with a particular knowledge or intent, a person who does the act in the state of intoxication shall be liable to dealt with as if he had the same knowledge as he would have if he had not been intoxicated, unless the thing which intoxicated him was administered to him against his will or without his knowledge. बेसिकली सिंपल सी चीज ये बोली जा रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर पर्सन ने खुद को इंटॉक्सिकेट किया और जाकर कोई एक ऑफेंस कर दिया और बाद में वो इंटॉक्सिकेशन का डिफेंस ले रहा है। अगर कोई एक पर्टिकुलर इंसान ऑफेंस कर रहा है और वो इंटॉक्सिकेटेड है तो वहां पर वो डिफेंस ले सकता है कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसने, मतलब ही वॉज नॉट केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द एक्ट जिस टाइम पर वो कर रहा था, और जब वो कर रहा था वो इंटॉक्सिकेटेड था। तो एक पर्टिकुलर पर्सन की एक नॉलेज नहीं होनी चाहिए, इंटेंट नहीं होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि वो इंटॉक्सिकेट कर रहा है एक ऑफेंस करने के लिए, खुद को इंटॉक्सिकेट कर रहा है ऑफेंस करने के लिए। अगर वो एक किसी पर्टिकुलर नॉलेज या इंटेंट के साथ इंटॉक्सिकेट कर रहा है कि उसके बाद में जाकर वो ऑफेंस करेगा तो वो लाइबल होगा और उसको इस पर्टिकुलर सेक्शन का एग्जम्पशन, इस पर्टिकुलर सेक्शन में एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। यहाँ पर केस है डायरेक्टरेट ऑफ पीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस बियर्ड 1920। मैंने जितने भी केसेस बताए हैं इन सेक्शन के साथ ये सारे लैंडमार्क जजमेंट्स हैं और ये एमसीक्यूज प्री और मेंस दोनों पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉलेंट्रली इंटॉक्सिकेशन इज नॉट अ डिफेंस अनलेस इट मेक्स द पर्सन अनेबल टू फॉर्म इंटेंट, कि वॉलेंट्रली इंटॉक्सिकेशन डिफेंस नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर वो इस लेवल का है कि पर्टिकुलर पर्सन अपनी किसी भी तरह की क्रिमिनल इंटेंट या नॉलेज फॉर्म नहीं कर सकता तो उस केस में उसको डिफेंस में लाया जा सकता है। अब हम देखते हैं सेक्शन 25 से हमारे कंसेंट के सेक्शन स्टार्ट हैं। कंसेंट Section 25 Act not intended and not known to be likely to cause death or grievous hurt done by consent. कोई भी एक एक्ट जिसमें इंटेंशन नहीं है और ना नॉलेज है कि इस पर्टिकुलर एक्ट से डेथ या ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, और अगर वो एक्ट कंसेंट के साथ किया जाए तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटेंशन और नॉलेज नहीं होनी चाहिए डेथ और ग्रीवियस हर्ट की, and which is not known by the doer to be likely to cause death or grievous hurt. दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ना तो इंटेंशन थी ना नॉलेज था किस चीज का, डेथ और ग्रीवियस हर्ट का। is an offense by reason of any harm which may cause or to be intended by doer to cause to any person above 18 years of age, और जो पर्सन है वो मेजॉरिटी एज का है, मतलब उसकी एज 18 years है और उसने कंसेंट दी है, चाहे वो एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो, उस पर्टिकुलर हार्म को सफर करने की, एंड by reason of any harm which it may be known by the doer to be likely to cause any such person who has consented to the risk of that harm, मतलब कि एक पर्सन
जो है उसने कंसेंट दी है खुद से, और पर्सन 18 ईयर्स से अबव उसकी एज है, 18 ईयर्स एज है, मेजॉरिटी एज है, और उसने कोई एक पर्टिकुलर हार्म को सफ़र करने की कंसेंट दी है, बट वो हार्म डेथ नहीं होना चाहिए और ग्रीवियस हर्ट नहीं होना चाहिए, तो उस केस में अगर उसको कोई हार्म हो जाता है तो उसके लिए सामने वाला पर्सन लाइबल नहीं होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, ए एंड जेड अग्री टू फेंस विद ईच अदर फॉर अम्यूजमेंट। बेसिकली कोई तलवारबाजी का गेम होता है, एंड दिस अग्रीमेंट implies the consent of each to suffer any harm which in the course of such fencing may be caused without foul play, and if A while playing fairly hurt Z, A has committed no offense। ए और जेड ने अग्री करा कि वो कोई फेंसिंग एक गेम है उसको खेलेंगे, और यहाँ पर अब गेम में कभी कभी खेलते खेलते चोट भी लग जाती है, तो यहाँ पर अब ए और जेड है उन्होंने अग्री करा है, इम्प्लाइड अग्रीमेंट है यहाँ पर बेसिकली कि जो भी कि हार्म भी हो सकता है, तो यहाँ पर उनकी कंसेंट है। तो इसमें अगर ए को चोट लग जाती है और जेड जो है वो फेयरली खेल रहा है, या फिर जेड को चोट लग जाती है और ए फेयरली खेल रहा है, कोई फोल प्ले नहीं है यहाँ पर, तो सामने वाली पार्टी ने कोई ऑफेंस नहीं किया है। 26 act not intended to cause death done by consent in good faith for person's benefit। एक्ट जो इंटेंशन से नहीं किया जा रहा है डेथ कॉज करने की, और वो किया गया है गुड फेथ में पर्सन के बेनिफिट के लिए, तो उस केस में सामने वाली पार्टी की कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ, यहाँ पर भी इंटेंशन नहीं है डेथ कॉज करने का, is an offense by reason of any harm which it may cause or to be intended by doer to cause or be known by doer to likely to cause to any person for whose benefit it is done in good faith, and who has given consent whether either express or implied to suffer the harm or to take the risk of harm। Basically एक इंसान गुड फेथ में एक एक्ट कर रहा है, और उसमें ना तो उसकी कोई इंटेंशन है डेथ कॉज करने की, ना ऐसा कोई नॉलेज है कि डेथ कॉज हो जाएगा, तो उस केस में और वो एक्ट गुड फेथ में किया जा रहा है पर्सन के बेनिफिट के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्ट जो किया जा रहा है वो पर्सन के बेनिफिट के लिए किया जा रहा है, गुड फेथ में किया जा रहा है, और उस पर्सन की कंसेंट से किया जा रहा है। तो अगर ये तीनों चीजें प्रेजेंट हैं तो कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी इम्पोज नहीं होगी। इलस्ट्रेशन देखते हैं, a surgeon knowing that a particular operation is likely to cause the death of Z। एक सर्जन है एंड उनके पास नॉलेज है कि एक पर्टिकुलर एक्ट से डेथ कॉज हो सकती है जेड की, who suffers under the painful complaint but not intending to cause Z death। और बट यहाँ पर जो ए सर्जन है उनकी कोई इंटेंशन नहीं है डेथ कॉज करने की जेड की, बट ऐसा उनको नॉलेज है कि उससे डेथ कॉज हो सकती है, एंड इंटेंडिंग इन गुड फेथ जेड्स बेनिफिट, और गुड फेथ में जेड के बेनिफिट के लिए वो ऑपरेशन कर देते हैं जेड के ऊपर जेड की कंसेंट से। तो यहाँ पर क्या है, ना तो उनका कोई इंटेंशन था जेड कॉज करने का, बट नॉलेज थी कि जेड की डेथ हो सकती है, उन्होंने एक्ट करा गुड फेथ में जेड के बेनिफिट के लिए जेड की कंसेंट के साथ, तो यहाँ पर ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया है। यहाँ पर केस है जेड वर्सेस ब्राउन का, 1993 का केस है। इवन विद कंसेंट सीरियस हार्म लाइक डेंजरस स्पॉट्स और फ्लाइट्स फाइट्स में स्टिल बी इलीगल। कंसेंट के साथ अगर कोई एक डेंजरस स्पोर्ट है या फाइट है वो स्टिल इलीगल कंसिडर किया जा सकता है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि एक सपेरा है एंड ही वॉज क्लेमिंग कि उसका जो सांप का जहर है अगर सांप काट भी लेता है तो वो बचा लेगा इंसान को। अब एक इंसान आकर बोलता है कि मेरे ऊपर ट्राई करो, और यहाँ पर सांप काट लेता है और सांप मतलब काट लेता है, और जो सपेरा है वो नहीं बचा पाता इंसान को। ऑल्दो यहाँ पर जो सपेरे ने एक्ट करा वो पर्सन की कंसेंट से किया, बट जो एक्ट था वो डेंजरस था, यहाँ पर पूरे पूरे चांसेस थे कि पर्सन की डेथ कॉज हो सकती है, तो ये इलीगल माना जा सकता है, और यहाँ पर सपेरे की क्रिमिनल लाइबिलिटी इम्पोज करी जा सकती है। नेक्स्ट अब हम समझते हैं सेक्शन 27, एक्ट डन इन गुड फेथ। एक्ट जो किया जा रहा है गुड फेथ में किया जा रहा है फॉर द बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड बाय और बाय द कंसेंट ऑफ गार्जियन, और यहाँ पर कंसेंट किसकी है, गार्जियन की। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन गुड फेथ। पहली चीज गुड फेथ में करी जा रही है और दूसरी बेनिफिट के लिए करी जा रही है। पहला एसेंशियल क्या है, गुड फेथ में होना चाहिए, और सेकंड बेनिफिट के लिए होना चाहिए। और जो बच्चा है उसकी एज 12 साल से कम है
और जो पर्सन है वो अनसाउंड माइंड का है। और यहाँ पर कंसेंट कौन दे रहा है, गार्जियन या कोई भी पर्सन जिसके पास लॉफुल चार्ज है पर्सन का, इज एन ऑफेंस। तो कोई भी अगर एक एक्ट किया जा रहा है जो गुड फेथ में किया जा रहा है, पर्सन के बेनिफिट के लिए किया जा रहा है, और वो पर्सन है कौन, एक चाइल्ड है जिसकी एज 12 ईयर्स से कम है, या एक पर्सन है जो अनसाउंड माइंड का है, और यहाँ पर कंसेंट दी है, इधर कंसेंट एक्सप्रेस हो सकती है, इम्प्लाइड हो सकती है, किसने कंसेंट दी है, गार्जियन ने या कोई और पर्सन जिसके पास लॉफुल चार्ज है उस पर्टिकुलर पर्सन का, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज और बाय इंटेंडेड or be intended by doer to cause or be known by doer to be likely to cause of that person। तो अगर कोई भी हार्म हो जाता है तो उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा और सामने वाले पर्सन की क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं होगी। इफ द एक्ट इज डन इन गुड फेथ फॉर द benefit of person and the person is a child under 12 years of age, or a person is unsound mind and the consent is given by the guardian or any other person who has the lawful charge of the person। प्रोवाइजो बोलता है दैट दिस एक्सेप्शन शेल नॉट एक्सटेंड टू, ये जो एक्सेप्शन है ये इन इन केसेस पर एक्सटेंड नहीं करेगा। मतलब कोई पर्सन ऐसा कोई एक्ट करता है तो उसको सेक्शन 27 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। पहला, द इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ और टू बी अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ, कि जो डेथ कॉज करी जा रही है वो इंटेंशनली करी जा रही है या फिर अटेम्प्ट किया जा रहा है डेथ कॉज करने का, तो वो इस उस पर्सन को सेक्शन 27 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। द डूइंग ऑफ एनीथिंग विच द पर्सन डूइंग इट नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ, कि जो भी एक्ट करा जा रहा है उसमें पर्सन जानता है कि इससे डेथ कॉज हो सकती है, फॉर एनी पर्पस और अदर देन द प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, किसी और पर्पस के अलावा, या तो डेथ कॉज करने के अलावा या ग्रीवियस हर्ट कॉज करने के अलावा, या फिर क्योर करने के लिए ग्रीवियस हर्ट या इन्फॉर्मिटी। ठीक है, बेसिकली बी में ये बोला गया है कि अगर कोई एक पर्सन जानता है कि इससे डेथ कॉज हो सकती है तो अगर वो एक्ट कर देता है तो उसको सेक्शन 27 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन बेनिफिट मिल सकता है अगर वो डेथ प्रिवेंट करने के लिए एक्ट किया गया हो, या ग्रीवियस हर्ट से बचाने के लिए किया गया हो, या किसी एक ऐसी चीज को क्योर करने के लिए किया गया हो जिससे कोई ग्रीवियस डिजीज या इन्फर्मिटी को क्योर करने के लिए किया गया हो, तो फिर सेक्शन 27 का बेनिफिट मिल सकता है। द वॉलंटरली कॉजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट और टू अटेम्प्टिंग टू कॉज ग्रीवियस हर्ट अनलेस इट बी फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग डेथ और ग्रीवियस हर्ट द कॉजिंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिजीज और इन्फॉर्मिटी। सेम चीज बोली गई है कि अगर इंसान को पता है कि इससे ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा, या वो वॉलंटरी कॉज कर रहा है ग्रीवियस हर्ट या फिर अटेम्प्ट कर रहा है ग्रीवियस हर्ट कॉज करने का, तो उसको सेक्शन 27 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो ग्रीवियस हर्ट हो रहा है किसी की डेथ को बचाने के लिए, किसी को ग्रीवियस हर्ट से बचाने के लिए, किसी की ग्रीवियस डिजीज या इन्फॉर्मिटी को बचाने के लिए, तो फिर वो किया जा सकता है और फिर एक्ट वो फॉल कर जाएगा सेक्शन 27 के जनरल एक्सेप्शन। अब हम एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। ए इन गुड फेथ, पहला इलस्ट्रेशन, पहला यहाँ पर एसेंशियल हमारा फुलफिल हो गया, गुड फेथ में किया जा रहा है, चाइल्ड के बेनिफिट के लिए किया जा रहा है, लेकिन चाइल्ड की कंसेंट नहीं है यहाँ पर। Has his child cut for the stone by a surgeon knowing it to be likely that the operation will cause the child's death। अब एक बच्चा है जिसको स्टोन है, ठीक है, उसका जो पेरेंट या गार्जियन जो भी है उसने चाइल्ड के बेनिफिट के लिए गुड फेथ में बिना चाइल्ड की कंसेंट के उसका ऑपरेशन करवा देता है। यहाँ पर उसने गुड फेथ में किया और बेनिफिट के लिए किया चाइल्ड के, और कंसेंट थी गार्जियन की यहाँ पर, बट यहाँ पर कोई इंटेंशन नहीं था चाइल्ड की डेथ कॉज करने का, तो ए का जो एक्ट है वो फॉल कर जाएगा जनरल एक्सेप्शन में, जिसमें उसका ऑब्जेक्ट था कि बच्चे को सिर्फ क्योर करने का उसका ऑब्जेक्ट था। नाउ नेक्स्ट वी हैव सेक्शन 28, consent known to be given under misconception। A consent is not such a consent as is intended by any section in this संहिता। कंसेंट कहीं भी नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है नेगेटिव कंसेंट कि कौन कौन सी चीजें कंसेंट नहीं मानी जाएंगी। पहला, इफ द कंसेंट इज गिवन by a person under fear of injury or under misconception of fact, and if the person doing the act knows or has reason to believe that the consent was given in consequence of such fear or misconception। तो ये तो नहीं बताया कि क्या क्या कंसेंट होगा, ये बता दिया गया है कि कौन कौन सी चीजें कंसेंट या फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। इफ जो कंसेंट है वो दी गई है
फियर ऑफ इंजरी के अंडर, या फिर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट है, या फिर जो पर्सन है जो कंसेंट ले रहा है वो जानता है या उसके पास रीजन टू बिलीव है कि जो कंसेंट है वो दी गई है इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ फियर और मिसकंसेप्शन, तो वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी. If the consent is given by a person who, from unsoundness of mind or intoxication, is unable to understand the nature and consequence of that to which he gives his consent. अगर consent जो है वो ऐसे person के द्वारा दी जा रही है जो unsoundness of mind या intoxication की वजह से समझ नहीं पा रहा है nature या consequences act का, तो उस केस में भी उसकी consent free consent नहीं मानी जाएगी. Unless the contrary appears from the context, if the consent is given by a person who is under 12 years of age, या फिर एक ऐसे person के द्वारा consent दी जा रही है जिसकी उम्र 12 साल से कम है, तो वो consent भी consent नहीं मानी जाएगी. अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि consent कहीं पर define है क्या BNS में, तो आप बोल सकते हैं कि इट इज नॉट डिफाइंड, बट नेगेटिव कंसेंट बताया गया हमारा सेक्शन 28 में, जिसमें यह बताया है कि किन किन केसेस में कंसेंट नहीं मानी जाएगी. और वो क्या केसेस हैं? पहला, फियर ऑफ इंजरी, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट. इंसान जानता है कि सामने वाले पर्सन ने जो कंसेंट दी है वो या तो फियर के अंडर है या मिसकंसेप्शन के अंडर है, कि जो पर्सन कंसेंट दे रहा है या तो वो इंटॉक्सिकेटेड है या वो अनसाउंड माइंड का है, दैट ही इज नॉट केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द एक्ट जिसके लिए वो कंसेंट दे रहा है या कॉन्सिक्वेंसेस उसके क्या होंगे. एंड थर्ड है कि जो इंसान है वो उसकी एज 12 साल से कम है. तो इन सब केसेस में कंसेंट नहीं मानी जाएगी कि वह फ्री कंसेंट दी गई थी. नेक्स्ट वी हैव is section 29, exclusion of act which are so independently of harm cause. The exceptions in section 25, 26 and 27 do not extend to acts which are offences independently of any harm which they may cause or intended to cause or be known to be likely to cause to the person giving the consent or on behalf the person or on whose behalf the consent is given. कि बेसिकली सेक्शन 25, 26 और 27 के जो एक्सेप्शंस हैं वो उन एक्ट्स पर नहीं होंगे जो इंडिपेंडेंटली ऑफेंसेस हैं. ठीक है, पता है कि इससे हार्म कॉज हो सकता है, तो उसके लिए जो कंसेंट दी जा रही है और जो सेक्शन 25, 26, 27 के एक्सेप्शंस हैं वो यहाँ पर नहीं लगेंगे. इलस्ट्रेशन से देखते हैं. कॉजिंग मिसकैरेज, किसी पर्सन का मिसकैरेज कॉज किया जा रहा है, चाहे वो गुड फेथ में नहीं. पहली चीज, मिसकैरेज कॉज किया जा रहा है, लेकिन अगर वो मिसकैरेज कॉज किया जा रहा है वुमेन की लाइफ बचाने के लिए तो वो हमारा जनरल एक्सेप्शन में फॉल करेगा. लेकिन मिसकैरेज कॉज करना तो एक इंडिपेंडेंटली खुद में एक ऑफेंस है ना. is an offense independently of any harm which it may cause or be intended to cause to the woman. Therefore, it is not an offense by reason of such harm and the consent of the woman or her guardian. The causing of such miscarriage does not justify that. चाहे वो मिसकैरेज वुमेन की कंसेंट से हुआ हो या उसकी गार्जियन की कंसेंट से हुआ हो, स्टिल मिसकैरेज इज एन ऑफेंस. तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि वुमेन की कंसेंट थी, गार्जियन की कंसेंट थी, वो ऑफेंस माना जाएगा. और उस पर्सन को जिसने मिसकैरेज किया है या जिन लोगों की कंसेंट से किया है उनको जनरल एक्सेप्शंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा. नेक्स्ट वी हैव इज Section 30. Act done in good faith for the benefit of person without his consent. अभी तक हम पढ़ रहे थे कि जो एक्ट किया जा रहा है वो पर्सन के बेनिफिट के लिए किया जा रहा है, गुड फेथ में किया जा रहा है, बट कंसेंट के साथ किया जा रहा है. बट अगर हम सेक्शन 30 देखें तो यहाँ पर एक्ट किया जा रहा है बिना पर्सन की कंसेंट के. नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज टू अ पर्सन फॉर बेनिफिट. इट इज डन इन गुड फेथ इवन विदाउट द पर्सन कंसेंट. पहला तो जो एक्ट है वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा अगर वो बेनिफिट के लिए किया गया है, गुड फेथ में किया गया है, इवन विदाउट पर्सन की कंसेंट के किया गया है. इफ द सर्कमस्टांसेस आर सच दैट इट इज इम्पॉसिबल फॉर दैट पर्सन टू सिग्निफाई कंसेंट, कि सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि वह पर्सन जो है वो अपनी कंसेंट सिग्निफाई नहीं कर सकता. और इफ द पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट and has no guardian or other person in lawful charge of him from whom it is possible to obtain consent for the thing to be done with benefit. या फिर गार्जियन की कंसेंट का कंसेंट लेने का टाइम नहीं है. किसी एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, वो बच्चा इतना सब मतलब
इतना कॉन्शियस नहीं है कि वो अपनी कंसेंट दे सके और वहां पर उसका गार्जियन अवेलेबल नहीं है, तो क्या अगर डॉक्टर उसकी सर्जरी कर देता है या उसको ऑपरेट कर देता है तो उस डॉक्टर के ऊपर कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी होगी? नहीं होगी, अगर वो उसने बेनिफिट में किया है, बच्चे के गुड फेथ में किया है और कंसेंट लेना पॉसिबल नहीं था, तो उस केस में उस पर्सन पर या उस डॉक्टर पर क्रिमिनल लाइबिलिटी इम्पोज नहीं होगी। अब जो इसके प्रोवाइजो है वो बोलता है कि ये एक्सेप्शंस इन केसेस पर फॉल नहीं करेगा। पहला, अगर इंटेंशनली कॉज करी जा रही है डेथ या अटेम्प्ट किया जा रहा है, कि कोई भी एक ऐसा एक्ट किया जा रहा है जो पर्सन जानता है जिससे डेथ कॉज हो जाएगी, लेकिन वो एक्सेप्शन में फॉल कर जाएगा अगर वो एक्ट किया जा रहा है डेथ को प्रिवेंट करने के लिए, ग्रीवियस हर्ट को प्रिवेंट करने के लिए, या फिर किसी ग्रीवियस डिजीज या इन्फर्मिटी को क्योर करने के लिए। और सी बोलता है वॉलेंट्री कॉज हर्ट कर रहा है या अटेम्प्ट कर रहा है हर्ट कॉज करने का, तो भी वो जनरल एक्सेप्शन में फॉल नहीं करेगा। लेकिन अगर वो हर्ट कॉज किया जा रहा है किसी डेथ को प्रिवेंट करने के लिए, किसी पर्सन के हर्ट को प्रिवेंट करने के लिए, तो वो किया जा सकता है। द अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस टू द कमिटिंग ऑफ विच ऑफेंस वुड नॉट एक्सटेंड। और अगर कोई इंसान अबेटमेंट कर रहा है इन सब ऑफेंसेस का, तो उसके ऊपर भी ये जनरल एक्सेप्शन नहीं लगेगा। इलस्ट्रेशन, जेड इज थ्रोन फ्रॉम हिज हॉर्स एंड इज इनसेंसिबल। जेड को एक हॉर्स के ऊपर से गिर गया वो बेसिकली, और वो इनसेंसिबल हो गया। ए सर्जन फाइंड्स दैट जेड रिक्वायर टू बी ट्रीपैंड, कि उसको अभी ही उसको बेसिकली उसका ऑपरेट करना ज़रूरी है। ए नॉट इंटेंडिंग फॉर जेड्स डेथ, यहाँ पर ए का इंटेंशन नहीं था जेड की डेथ कॉज करने का, गुड फेथ में उसने करा जेड के बेनिफिट के लिए और उसके ऊपर सर्जरी कर दी। बिफोर जेड रिकवर हिज पावर ऑफ जजिंग फॉर हिमसेल्फ, ए कमिटेड नो ऑफेंस। यहाँ पर उसने गुड फेथ में एक्ट करा है तो उसने कोई ऑफेंस नहीं करा है। जेड carried off by a tiger, A fires at the tiger, knowing it to be likely that the shot may kill Zed, but not intending to kill Zed, and in good faith intending for Zed's benefit, A's bullet gives Zed a mortal wound. A has committed no offense. Zed को एक टाइगर उठाकर ले जाता है तो A ट्राई करता है कि वो टाइगर के ऊपर फायर करे ताकि टाइगर जेड को छोड़ दे, लेकिन जो बुलेट है वो जाकर जेड पर लग जाती है। तो यहाँ पर जो ए का एक्ट था वो गुड फेथ में किया था, जेड के बेनिफिट के लिए किया था, तो उसके ऊपर कोई ऑफेंस की लाइबिलिटी इम्पोज नहीं होगी। एक्सप्लेनेशन बोलता है mere pecuniary benefit is not benefit within the meaning of section 26 and 27 and in this section। बेसिकली सिंपल सी चीज बोली गई कि यहाँ पर सिर्फ पेक्यूनरी बेनिफिट मतलब मनी रिलेटेड बेनिफिट की बात नहीं कर रही है, ओवरऑल कोई भी अगर किसी भी बेनिफिट के लिए अगर किसी भी टाइप का बेनिफिट हो सकता है, यहाँ पर सिर्फ पेक्यूनरी बेनिफिट की बात नहीं करी गई है। फिर आता है हमारे पास सेक्शन 31। सेक्शन 31 में कम्युनिकेशन की बात करी गई, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म टू द पर्सन टू whom it is made if it is made for the benefit of that person। कोई भी कम्युनिकेशन जो गुड फेथ में करी गई है और उस कम्युनिकेशन से कोई ऑफेंस हो जाता है तो वो उसकी क्रिमिनल लाइबिलिटी उस पर्सन पर नहीं आएगी जिसने कम्युनिकेशन करी थी। A surgeon in good faith communicates to a patient his opinion that he cannot live. The patient dies in consequence of the shock. A has committed no offense, though he knew that it be likely that the communication might cause the patient's death. एक सर्जन है, उसने गुड फेथ में कम्युनिकेट करा उसके पेशेंट को कि वो नहीं जिंदा रह पाएंगे, पेशेंट जो है वो शॉक से उसकी डेथ हो जाती है। ए ने यहाँ पर कोई ऑफेंस नहीं करा है, हालांकि यहाँ पर ए को पता था कि जो पर्सन है पेशेंट है उससे उसकी डेथ कॉज हो सकती है, उसको शॉक लग सकता है, बट ये ड्यूटी भी थी डॉक्टर की कि उसके पेशेंट को बताना कि क्या रियलिटी है, बेसिकली उसका क्या स्टेटस है। तो यहाँ पर ए ने जो कम्युनिकेशन करी है वो गुड फेथ में करी है, तो ही विल नॉट बी लाइबल फॉर द पेशेंट्स डेथ। नेक्स्ट वी हैव सेक्शन 32। 32 बात करता है हमारा एक्ट टू विच a person is doing that particular act under threat। बेसिकली ड्यूरेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि किसी दबाव के अंदर आकर कोई एक इंसान एक्ट करता है। एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ। ये जो एक्सेप्शन है सेक्शन 32 का बेनिफिट तभी मिलेगा अगर वो जो ऑफेंस किया है वो एक तो मर्डर नहीं होना चाहिए या फिर कोई ऑफेंस नहीं होना चाहिए जो स्टेट के अगेंस्ट है और वो ऑफेंस पनिशेबल है विद डेथ।
ठीक है, जैसे वेजिंग वॉर इज पनिशेबल विद डेथ, तो वो ऑफेंस स्टेट के अगेंस्ट है। तो तुम ड्यूरेस के अंडर आकर या किसी थ्रेट के अंडर आकर ये नहीं बोल सकते कि मैंने तो ये थ्रेट के अंडर किसी का मर्डर कर दिया है, इसका एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज कंपेल्ड टू डू बाय थ्रेट which at the time of doing it reasonably cause the apprehension that instant death to that person will otherwise be the consequence। एक इंसान अगर कोई एक ऑफेंस करता है किसी थ्रेट के अंडर आकर, और वो थ्रेट क्या है कि उसकी इंस्टेंटली डेथ कॉज कर दी जाएगी, तो उस केस में अगर वो कोई ऑफेंस कर देता है तो फिर उसके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं होगी। इंस्टेंट डेथ इज मस्ट, इंस्टेंट डेथ का फियर होना चाहिए उस पर्सन को, तभी इसका एक्सेप्शन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। Provided that the person doing the act did not of his own accord or from a reasonable apprehension of harm to himself short of instant death place himself in the situation by which he became subject of such constraint। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पर्सन ने खुद उसको खुद से उस सिचुएशन में डाला है खुद को। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन ऐसा नहीं करे कि वो खुद गैंग ऑफ डेकॉइट्स का मेंबर बन गया और फिर बाद में जाकर जब उसको मर्डर करने के लिए बोला डरा धमका कर, तो फिर वो कहता है कि मेरे तो ऊपर मतलब मैंने एक्ट थ्रेट के अंडर आकर किया है कि मेरे को इंस्टेंट डेथ का डर था। तो इस केस में अगर वो पर्सन खुद को एक सिचुएशन में डालता है और फिर ऑफेंस करता है तो उसको इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। Explanation 1. A person who of his own accord or by reason of threat of being beaten joins a gang of dacoits, knowing their character is not entitled to the benefit of his exception on the ground of his having been compelled by associates by doing anything that is an offense by law। एक पर्सन खुद से जाकर ज्वाइन करता है गैंग ऑफ डिकॉइट्स और बाद में उसको कंपेल किया जाता है एक ऑफेंस करने के लिए, तो फिर वो इस एक्सेप्शन का बेनिफिट नहीं ले सकता। ही विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सेप्शन। Explanation 2 बोलता है a person seized by gang of dacoits and forced by threat of instant death to do a thing which is an offense by law, for example a smith compelled to take his tool and to force open the door of a house for the dacoits to enter and plunder it, is entitled to the benefit of this exception। एक person जिसको gang of dacoits ने forcefully बोला है instant death का fear देकर एक particular act करने के लिए, तो वो offense नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल दिया एक स्मिथ सुनार को कंपेल करा गया कि वो अपने टूल से एक घर का दरवाज़ा खोले और ताकि वह लोग अंदर एंटर कर सके, तो यहाँ पर वो जो स्मिथ है उसको बेनिफिट मिलेगा कि उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है। इधर एक केस है आर वर्सेस हसन 2005 का केस है। ड्यूरेस इज ओनली डिफेंस इफ द थ्रेट इज इमीडिएट एंड अवॉइडेबल। बेसिकली थ्रेट इंस्टेंट डेथ का होना चाहिए और अवॉइडेबल नहीं होना चाहिए, तो उस केस में ही सेक्शन 32 का बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट वी हैव सेक्शन 33। सेक्शन 33 बात करता है एक्ट कॉजिंग स्लाइटेस्ट harm। Nothing is an offense by reason of that it causes or that it intended to cause or that is known to be likely to cause any harm if that harm is so slight that no person of ordinary sense or temper would complain of such harm। कि ऐसा harm है कि कोई एक person ordinary nature का उस particular harm के बारे में complain नहीं करेगा, तो उस केस में वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। छोटे मोटे, क्योंकि हम सोसाइटी में बहुत अलग अलग तरीके के लोगों के साथ रहते हैं, तो किसी के लिए कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ बॉदरिंग हो सकती है, किसी के लिए कुछ बॉदरिंग हो सकती है। तो ये हमारा सोशल नेचर होता है कि हमें अडेप्ट करके रहना है। तो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जैसे छोटे छोटे इनकन्वीनियंसेस होते हैं, तो वो ऑफेंसेस नहीं माने जाएंगे। एक्ट ऑफ स्लाइट हार्म। Example, a gang forces a blacksmith to break into a house at gunpoint. He is not sorry, ये example 32 का है। This is the example of section 32। वो मैंने इसमें गलती से पता नहीं कैसे लिखा गया। If we take the example of 33 का example ले लेते हैं कि दो लोग एक ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे। एक पर्सन ने साइड वाले पर्सन की मैच बॉक्स ली विदाउट आस्किंग और उसने अपनी सिगरेट जला ली। अब यहाँ पर सामने वाला पर्सन ये नहीं बोल सकता कि मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगा। दिस इज एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। मे बी वो उसको कुछ पे कर दे, तो ऐसे ऑफेंसेस का कोर्ट भी बेसिकली कोर्ट भी नहीं कंसिडर करती, क्योंकि ये छोटे मोटे केसेस हैं, इनको बाहर भी कोर्ट के बाहर भी सॉल्व किया जा सकता है।
Vida Menzies versus Yusuf Khan 1966. The harm must be truly minor to apply this rule. जो harm होना चाहिए वो बहुत छोटा होना चाहिए इस रूल को अप्लाई करने के लिए. अभी हमने समझा जनरल एक्सेप्शंस, लेकिन अभी हमारा प्राइवेट डिफेंस का पार्ट बचा है. प्राइवेट डिफेंसेस हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो तब तक के लिए गुड बाय, सेफ रहिए.